प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में अध्याय 9 व्रत। तो व्रत के जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आपको मदद मिल सके। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में आता है पहला कि व्रत किसे कहते हैं। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एक स्थिर बिंदु किसको लिया है, ओ को लिया है, और ओ से जितने ये बिंदु हैं इनकी दूरी निश्चित है, तो ये पूरा व्रत बिंदुओं का समूह जो है व्रत कहलाता है। यहाँ पर चित्र में ओ व्रत का केंद्र है और ओ इसकी त्रिज्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी परिभाषा देखेंगे व्रत की जीवा। तो किसी व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। तो जैसे यहाँ ए और बी को मिलाए तो ए बी एक जीवा हो गई। इसी प्रकार पी और क्यू को मिलाए तो पी क्यू एक जीवा हो गई। तो ए बी और पी क्यू व्रत की जीवा कहलाती है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि व्रत का व्यास। कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद रहना चाहिए, तो जिससे सवालों को हल करने में आपको मदद मिलेगी या सहायता होगी। तो व्रत का व्यास, तो व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक जीवा है ए बी, जो व्रत का केंद्र ओ है, ओ से होकर जा रही है, तो ए बी व्रत का व्यास है। अगली परिभाषा हम देखें कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो व्रत के केंद्र को जीवा के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं, जैसे यहाँ पर एक केंद्र ओ है और ये एक जीवा ए बी है, इसके जो सिरों से हम ओ ए को मिलाया और ओ बी को मिलाया, तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्रफल होता है। तो व्रत के केंद्र को जीवा के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के बीच में, चाप यहाँ ए बी है, के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अगला हम देखें वृत्तखंड। तो व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में विभक्त करती है, दो भागों में बांटती है। तो जैसे लघु चाप एवं जीवा के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है लघु वृत्तखंड, एवं दीर्घ चाप एवं जीवा के मध्य का भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में यहाँ एक जीवा ए बी है और ये ए बी एक लघु चाप है, तो इसके बीच का जो होगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और जो ऊपर का जो दीर्घ चाप है और जीवा के बीच का भाग ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इसी प्रकार हम जो इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, इन प्रमेयों में अगर हम देखें कि एक प्रमेय है प्रमेय 9.1 कि सिद्ध कीजिए कि व्रत की बराबर जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो यहाँ एक व्रत में एक जीवा ए बी और सी डी ये दोनों समान लंबाई की है, तो ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करेगी। यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो समान होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि एक व्रत जिसका केंद्र O है और दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी दी हुई है, हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। तो हम त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में, तो ओ ए बराबर ओ सी एक ही व्रत की त्रिज्याएँ हैं इसलिए बराबर होगी, ओ बी बराबर ओ डी ये भी एक ही व्रत की त्रिज्याएँ हैं कि ओ बी और ओ डी भी बराबर होगा, और ए बी बराबर सी डी ये हमको दिया गया है। तो इस त्रिभुज की ओ ए बी त्रिभुज और ओ सी डी त्रिभुज में ये भुजाएं सभी बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी के होगा और एस 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 नियम या एस 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 सर्वांग समता से। तो इस प्रकार सी पी सी टी से क्या हो जाएगी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, इसको हम सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय में ये जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उसमें देखें तो एक प्रमेय है 9.3। तो इस प्रमेय में प्रमेय 9.3 जो है उस प्रमेय में हम देखें कि एक व्रत के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर केंद्र O से ओ एम ए बी जीवा पर डाला गया लंब है, तो हमको सिद्ध करना है कि ओ एम लंब है ए बी पर। हमें यहाँ सिद्ध करना है
कि ए एम बराबर एम बी होगा, अर्थात ये जो लंब है जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसके लिए हम त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम में सर्वांग समता के आधार पर हम देखेंगे। तो ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ओ एम बराबर ओ एम दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। फिर कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है, डाला गया लंब मतलब ये लंब है, तो प्रत्येक 90 अंश का हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग सम होगा ओ बी एम के, और ये आर एच एस सर्वांग समता कहलाएगी, क्योंकि यहाँ एक कर्ण और दोनों में कर्ण बराबर है, 90 अंश का कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो सीपीसीटी से ए एम बराबर एम बी, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी, तो इसलिए ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। तो अर्थात ये एम उसका मध्य बिंदु हो जाएगा, जो कि हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम देखें महत्वपूर्ण प्रमेय में प्रमेय 9.4 है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ हमको ये सिद्ध करना है कि ओ एम ए बी पर लंब है, ये पिछले प्रमेय का विलोम है। तो इसके लिए हमारे पास दिया गया कि ए एम बराबर एम बी है, क्योंकि एम मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है ओ एम ए बी पर लंब है। तो इसके लिए हम देखें कि त्रिभुज ओ ए एम एवं त्रिभुज ओ बी एम में ओ एम बराबर ओ एम यहाँ पर एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो इसलिए त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका कोण ओ एम ए बराबर ओ एम बी हो जाएगा, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। अब परंतु ओ एम ए धन ओ एम बी ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर एक कोण दोनों, ये एक दूसरी रेखा सीधी खड़ी है, तो ये रैखिक युग्म बन रहा है। अब यहाँ कोण ओ एम ए और ओ एम बी तो हमने बताया कि दोनों कोण बराबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ ओ एम ए धन ओ एम बी को भी ओ एम ए लिख देंगे। अब ये दो बार हो गया, तो दो कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश हो गया, तो दो का पक्षांतर करेंगे तो 180/2, तो अर्थात कोण ओ एम ए बराबर 90 अंश आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये कोण ओ एम ए अगर 90 अंश आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम ए बी पर लंब है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि ओ एम लंब होगा ए बी पर। अब इस अध्याय में अन्य कुछ और महत्वपूर्ण प्रमेय जो हैं, तो जैसे एक प्रमेय है कि एक ही वृत्त के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो प्रमेय 9.8 है। जैसे इस त्रिभुज, यहाँ हम देखेंगे एक वृत्त है और एक ही वृत्तखंड मतलब ए पी बी और ए क्यू बी, एक ही वृत्तखंड में कोण बनने वाले कोण हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में भी समझ सकते हैं कि ए पी बी और ए क्यू बी, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगला जो प्रमेय है 9.7, इसमें कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो जैसे यहाँ पर एक चाप ए बी चाप है, तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण शेष भाग पर स्थित मतलब पी बिंदु पर जो कोण बनेगा इसका ये दुगना होगा। अगर ये 20 अंश का है तो ये 40 अंश का होगा, ये 10 अंश का है तो ये 20 अंश का होगा, मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण दुगना होता है। तो इसलिए हमने लिखा है इसको सूत्र के रूप में कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। अब प्रमेय 9.10 कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिसके ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। तो जैसे ए बी सी डी चारों वृत्त पर स्थित, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ए और सी का योग 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण बी और डी का योग ये भी 180 अंश होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रमेय और परिभाषाएं हमने देखे। अब इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और जिनका अभ्यास करेंगे। यहाँ दिए गए प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में है, परंतु इनको खाली स्थान के रूप में, सही जोड़ी, सत्य के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो जिनका अगर हम एक बार समझ लें तो हम किसी भी प्रकार से सही उत्तर लिख सकते हैं। जैसे एक है कि 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो 3
असंरेखी मतलब एक ही लाइन पर नहीं, तो ऐसे से जाने वाले व्रत कितने जा सकते हैं? तो सिर्फ 3 असंरेख बिंदुओं से एक ही व्रत जा सकता है, तो इसका 1 हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण, तो अर्धवृत्त पर जो बनने वाला कोण है कभी भी 90 अंश का होता है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। इसी प्रकार हम देखें, एक व्रत जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? तो एक व्रत जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। एक अंतः क्षेत्र, एक बाह्य होता है और एक व्रत पर। व्रत के केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है, तो वह व्रत के केंद्र से मिला रहे हैं, और व्रत पर स्थित किसी बिंदु तो वह व्रत की त्रिज्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम देखें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? तो इसको चित्र बनाकर हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो इसका उत्तर 7 आ जाएगा। एक वर्ग होता है, तो अब इसमें से देखिए चक्रीय समचतुर्भुज या अचक्रीय समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो इसमें ये समलंब चतुर्भुज। तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ इन प्रश्नों को आप देख लें, और इन प्रश्नों को, इनके उत्तर आपको पीछे दिए गए हैं, तो उससे आप उसमें इन प्रश्नों को देखकर, और इन प्रश्नों का लगभग यहाँ 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये पूरे दिए हैं, और इनका वर्णन भी दिया गया है कि किस प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर क्या होगा। तो ये आप सभी अच्छे से समझ लें, इन नियमों को, प्रमेय को अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपकी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। धन्यवाद।